अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट उम्मे उमैमा रुमान। आज मैं जो माइनर फ़िलासफ़ीज़ हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, मैं वो फ़िलासफ़ीज़ आपके लिए लेकर आई हूं ताकि थोड़ा बहुत आपको इन फ़िलासफ़ीज़ के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, सो दैट अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप लोगों को कम से कम इतना नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि आप डिफ़ाइन कर सकें कि एक्चुअली ये टर्म्स जो हैं किस लिए यूज़ की जाती हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ये टर्म्स असल में फ़िलासफ़ीज़ ही हैं, ठीक है? ये असल में छोटी-छोटी मूवमेंट्स थी ओल्ड टाइम्स में भी और वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन के दौरान छोटी-छोटी मूवमेंट्स थी जिन्होंने इतना ज़ोर पकड़ा या लोगों ने इतना इनको पसंद किया, इनके काम को, इनकी मतलब इन्होंने इतना लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि ये फ़िलासफ़ीज़ की शक्ल अख्तियार कर गईं। ठीक हो गया? तो इस छोटी-सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू क्लासिसिज़्म को, रोमांटिसिज़्म को, इंडक्शन को, रैशनलिज़्म को, डिडक्शन को और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे ट्रांसेंडेंटलिज़्म को, पोस्ट मॉडर्निज़्म को, मॉडर्निज़्म को और सो ऑन। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैंने बस थोड़ा-थोड़ा इसका इनको इन फ़िलासफ़ीज़ का जो है वो इंट्रोडक्शन ही आप लोगों को देना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो मूव ऑन करते हैं हम अपनी फर्स्ट टर्म की तरफ जो कि है न्यू क्लासिसिज़्म। न्यू क्लासिसिज़्म जो है असल में एक वेस्टर्न कल्चर की एक छोटी-सी मूवमेंट थी जो कि स्टार्ट हुई थी म्यूज़िक, लिटरेचर और थिएटर के हवाले से कि मतलब जो क्लासिकल वर्क थिएटर पे किया जा रहा था और आपको पता है उसमें मोनोलॉग्स यूज़ होते थे, उसमें कंसीट्स यूज़ होती थी, उसमें आयरनी यूज़ होती थी और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरस जो है वो सॉन्ग के थ्रू अपनी जो अ, थी थिंकिंग्स होती थी उनको वो डिस्कस किया करते थे। तो न्यू क्लासिसिज़्म में एक न्यू चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो थी सोलोलॉक्वी। सोलोलॉक्वी होती है टाइप ऑफ डिस्कशन जिसमें जो करैक्टर होता है वो खुद सोचता रहता है और असल में कहानी जो है उसकी सोच पर ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू जब कोई कहानी किसी सोच पे जो है आगे बढ़ती है तो उसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कहा जाता है। और कहानी जो है सोलोलॉक्वी के थ्रू मतलब जो करैक्टर होता था उसके सोचों के थ्रू आगे मूव ऑन करती थी। ये भी एक स्टाइल होता था। तो न्यू क्लासिसिज़्म जो है वो इस स्टाइल को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था और यही चीज़ जो है वो न्यू क्लासिसिज़्म की मतलब आप कह सकते हैं कि फ़ेम की बुनियाद बनी और आहिस्ता-आहिस्ता इस मूवमेंट ने इतना ज़ोर पकड़ा कि ये मूवमेंट जो है एक फ़िलॉसफ़ी की शक्ल अख्तियार कर गई। हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एम्पिरिसिज़्म की तरफ या एम्पिरिकल नॉलेज क्या होता है? तो एम्पिरिसिज़्म या एम्पिरिकल नॉलेज वो नॉलेज होता है जो हमारा इंडक्टिव बेस्ड नॉलेज होता है। मतलब ऐसा नॉलेज जिसको हम अपनी सेंसेस को यूज़ करते हुए या सेंसेस को यूटिलाइज़ करते हुए हम गेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा एक्सपीरियंस जो या ऐसा नॉलेज जो हम देखने से, सुनने से, सूंघने से, चखने से, टच करने से, इस तरह से मतलब जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनके थ्रू हासिल करते हैं उसको एम्पिरिकल नॉलेज कहा जाता है। और जो इंडक्टिव मेथड है उसमें या इंडक्टिव वे ऑफ थिंकिंग है उसमें एम्पिरिसिज्म की ही मदद ली जाती है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं रैशनलिज्म की तरफ। रैशनलिज्म जो है असल में ये भी एक अप्रोच है जिसको फ़िलासफ़ी का दर्जा बाद में हासिल हो गया, लेकिन ये एक माइनर सी फ़िलासफ़ी है जिसमें कहा यह जाता है कि रीज़न इज़ द ओनली सोर्स टू रीच द रियलिटी। मतलब जब हम अपनी थिंकिंग या मेंटल स्किल्स को यूज़ करते हुए, अपनी मेंटल फॉर्म्स को यूटिलाइज़ करते हुए कोई वर्क करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे ज़ोर देते हैं और फंक्शन ऑफ माइंड्स के थ्रू हम किसी रियलिटी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो वो रैशनलिज्म की अप्रोच कहलाती है। अब हम मूव ऑन करते हैं मार्क्सिज्म की तरफ। मार्क्सिज्म जो है ये असल में एक सोशल, पॉलिटिकल या फिर आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक थ्योरी थी जिसने जिसको इतना पसंद किया गया कि इसने फ़िलासफ़ी की शक्ल अख्तियार कर ली। मतलब इसको एक स्कूल ऑफ थॉट माना जाने लगा। असल में ये है कैपिटलिज़्म ऑन द लेबर्स। मतलब एक फैक्ट्री में या एक फर्म में किस तरह से लेबर्स से काम लिया जाता है और किस तरह से जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ मूव ऑन किया जा सकता है और किस तरह से वर्क में रेवोल्यूशन लाई जा सकती है। मतलब अपने वर्कर्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कि वो मज़ीद
तेज़ी से वर्क करें और सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स के थ्रू लेबर्स को इस बात पर आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि मजबूर किया जाता था कि वो जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करें कंपनी की। तो असल में जो मार्क्सिज्म की फ़िलॉसफ़ी है, ये इसमें थोड़ा-सा हमें मिक्सचर मिलता है रियलिज़्म का, थोड़ा-सा टच मिलता है क्योंकि रियलिज़्म जो है वो वोकेशनल स्किल्स पे बेस करती है और जो रियलिज़्म है ये फ़िज़िकल वर्ल्ड पे बिलीव करती है। तो मार्क्सिज़्म की जो अप्रोच है, ये फ़िज़िकल वर्ल्ड से जितना फ़ायदा हासिल किया जा सके, उतना फ़ायदा हासिल करने पर ज़ोर देती है। असल में ये जो टर्म है कार्ल मैक्स ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, इसलिए इसको मार्क्सिज़्म कहा जाता है। अब हम मूव ऑन करते हैं ट्रांसेंडेंटलिज़्म। अच्छा, अब ट्रांसेंडेंटलिज्म की जो वर्डली मीनिंग है वो है गोइंग बियॉन्ड मैंस एक्सपीरियंस। ट्रांसेंडेंटलिज्म मीन्स गोइंग बियॉन्ड मैंस एक्सपीरियंस, मतलब अगर हमने रियलिटी तक पहुंचना है तो हम जस्ट रिलाई नहीं कर सकते इंसान के एक्सपीरियंसेस पे। तो अगर हम इंसान के एक्सपीरियंसेस पर नहीं रिलाई कर सकते तो फिर हम रियलिटी तक पहुंचने के लिए किस चीज़ पे रिलाई करते हैं? हायर काइंड ऑफ नॉलेज और रियलिटी। The key belief of this philosophy is that the human beings are inheritedly, मतलब inborn, are in the situation of good, in the principle of good। हम सिंपल वर्ड्स में यही कह सकते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है उसमें इनबॉर्न एबिलिटी जो है वो गुडनेस है, फॉर्म ऑफ गुड है। ठीक हो गया, जिसको सोक्रेटिस ने कहा था ना फॉर्म ऑफ गुड। तो ट्रांसेंडेंटलिज्म की जो अप्रोच है वो ये कहती है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके एक्सपीरियंसेस रिलायबल नहीं है। एक्सपीरियंसेस आर नॉट द गेट वेज ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू ट्रांसेंडेंटलिज्म। ठीक हो गया, कहते हैं कि एक्सपीरियंसेस के थ्रू कभी भी रियलिटी तक नहीं पहुंचा जा सकता, बल्कि किस चीज़ के थ्रू पहुंचा जा सकता है? इंसान की इनहेरिटेंसी, उसकी रैशनलिज्म के थ्रू, कि वो बेसिकली जब पैदा होता है तो वो फॉर्म ऑफ गुड पे पैदा होता है। ये सोसाइटी होती है या इंस्टीट्यूशन होता है जो कि उसको इवल गाय बनने पर मजबूर कर देता है। ठीक हो गया, और ये फिलॉसफी कहती है कि एवरीथिंग इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वो खुदा का अक्स है। असल में इन चीज़ों का कोई वजूद नहीं है, ये खुदा का अक्स हमें नज़र आ रहा होता है। जैसे हिंदूज़ जो हैं जिस चीज़ पे बिलीव करते हैं, ये फ़िलासफ़ी भी कुछ ना कुछ उसी चीज़ पे बिलीव करती है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा खुदाओं पर यकीन रखती है ये फ़िलासफ़ी। और ये कहती है कि जो इंसान होते हैं वो असल में खुदा का अक्स होते हैं। ठीक हो गया, और अगर इसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए और सिंगल गॉड पे अगर जो है थिंक किया जाए ट्रांसेंडेंटलिज्म की अप्रोच को, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिक्सचर जो है, अगर सिंगल गॉड की बेस पे बात करें तो ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी रखती है। और इब्ने रुश्द जो थे उन्होंने भी इस्लामिक टाइप में ट्रांसेंडेंटलिज्म को फोकस किया है, लेकिन विद द अप्रोच ऑफ सिंगल गॉड। लेकिन एक खुदा को मरकज़ बनाते हुए इब्न रुश्द ने कहा कि ट्रांसेंडेंटलिज्म किसी न किसी हद तक सही है। मतलब इब्न रुश्द के अकॉर्डिंग इंट्यूशन जो था, हमारा इंट्यूटिव नॉलेज जो हमारी थी होती है, जो हमारी इंट्यूटिव नॉलेज वही रियल सोर्स ऑफ नॉलेज होता है, रियल सोर्स ऑफ नॉलेज टू रीच द रियलिटी होता है। ठीक हो गया, तो ट्रांसेंडेंटलिज्म की जो अप्रोच है वो असल में इंट्यूटिव नॉलेज पर ही बेस करती है, और वो ये कहती है कि इंसान जो है फॉर्म ऑफ गुड पे पैदा होता है और ये माशरा है जो उसको, या इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसको इवल गाय बना देते हैं। अब हम देख लेते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म को। अच्छा, पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने से पहले आपके लिए मॉडर्निज्म को समझना बहुत ज़रूरी है। जो मॉडर्निज्म की अप्रोच है ये असल में वर्ल्ड वार फर्स्ट का एक इन्फ्लुएंस है। ये लेट 19th सेंचुरी एंड अर्लीस्ट 20th सेंचुरी में इस फिलासफी ने जोर पकड़ा था। इसमें ये कहते थे कि रैशनल और लॉजिक, ये दो ऐसे तरीके हैं जिनसे हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन रैशनलिज्म की अप्रोच तो थी इनकी, मतलब आइडियलिस्टिक अप्रोच तो इनकी थी, लेकिन साथ ही साथ ये इतने ज़्यादा इस चीज़ में फोकस करते थे कि इन्होंने मटेरियल वर्ल्ड को बिल्कुल कंडेम कर दिया था। मॉडर्निज्म ने मटीरियलिज्म को बिल्कुल कंडेम कर दिया था, मतलब इन्होंने रियलिज्म की अप्रोच को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था।
और इन्होंने कन्वेंशनल स्टाइल्स टू रीच द रियलिटी को भी इन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। मतलब हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि आइडियलिज़्म की एक रिफाइंड फॉर्म जो कि लेट 19th सेंचुरी और अर्लीस्ट 20th सेंचुरी में जो नज़र आई हमें, वो मॉडर्निज़म की शक्ल में नज़र आई। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आइडियलिज़म जो है, क्योंकि वो ग्रीक फ़िलासफ़ी थी, तो इसको रिफ़ाइन कर दिया गया मॉडर्निज़म के साथ, और मॉडर्न आइडियलिज़म की ही रियल अप्रोच को मॉडर्निज़म के पॉइंट के नीचे ही डिस्कस किया गया। ठीक है, असल में ये आइडियलिज़म ही है, लेकिन आइडियलिज़म ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी, हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं। अब हम आ जाते हैं पोस्ट मॉडर्निज़म की तरफ। जो पोस्ट मॉडर्निज़म है, ये इन्फ्लुएंस्ड रेवोल्यूशन थी वर्ल्ड वार सेकंड के बाद। मतलब ये मिड 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई, ठीक हो गया। और इसके अकॉर्डिंग ये जो फ़िलॉसफी है, ये बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है लॉजिकल थिंकिंग को। ठीक है, मतलब ये आइडियलिज़म को बिल्कुल कंडेम करती है, और ये एक्सेप्ट करती है किस चीज़ को, ये रियलिज़म को एक्सेप्ट कर लेती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये रियलिज़म की एक रिफाइंड फॉर्म है, जो जिसको पोस्ट मॉडर्निज़म के थ्रू डिस्कस किया गया। जैसे कि आपको पता है कि मॉडर्निज़म के थ्रू आइडियलिज़म की अप्रोच को रिफाइन कर दिया गया, इसी तरह पोस्ट मॉडर्निज़म के थ्रू रियलिज़म की जो ओल्ड शेप थी उसको रिफाइन करके पोस्ट मॉडर्निज़म के अंडर डिस्कस किया गया। और ये फ़िलासफ़ी जो है मिक्सचर ऑफ कन्वेंशनल स्टाइल्स है। मतलब ये कन्वेंशंस को भी साथ लेकर चलती है, और ये मटेरियल वर्ल्ड पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। जी, मॉडर्निज़्म को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं रोमांटिसिज़्म पर। रोमांटिसिज़्म जो है, ये 18th सेंचुरी की अप्रोच है। असल में एक ये रिवॉल्यूशन थी। इसका असल जो ओरिजिन है वो अमेरिका है। ये अमेरिकन हिस्ट्री और लिटरेचर की फ़िलासफ़ी है असल में। ठीक है, ये फ़िलासफ़ी असल में फ़ोकस करती है इमोशंस पर और सेल्फ़ डिस्कवरी पर। सेल्फ डिस्कवरी किसकी? इंडिविजुअल्स की सेल्फ डिस्कवरी, यानी हर इंडिविजुअल बीइंग जो है अपने आप को डिस्कवर करने की कोशिश करता है इस फिलॉसफी के थ्रू। और क्या करता है, ये इंट्यूशन के थ्रू नॉलेज या रियलिटी तक पहुंचने की कोशिश करता है। किस तरह से? मतलब इंट्यूशन क्या होता है? हमारा दिल की आवाज़ होती है ना हमारी। तो ये रोमांटिसिज्म जो है वो ये कहती है कि ना तो रैशनैलिटी इतनी ज़रूरी है, ना तो हायर ऑर्डर मेंटल स्किल्स इतनी ज़रूरी हैं, और ना ही मटेरियल वर्ड्स इतने ज़रूरी हैं। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इतने ज़रूरी नहीं हैं। ये दोनों चीज़ें जो है इतनी ज़रूरी नहीं हैं जितना कि ज़रूरी है हमारे दिल की आवाज़। रोमांटिसिज्म जो है वो ये कहती है कि जो दिल कहता है ना आपका कि ये चीज़ सही है, तो वो सही है। बेशक माशरा उसको कुछ भी कहे, माशरा उसको तस्लीम करे या ना करे, लोग आपको गलत पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेशक देख लेते हैं, लेकिन आपने करना वही है जो आपका दिल कहता है। रोमांटिसिज्म की जो फ़िलासफ़ी है वो जस्ट हमारे दिल की आवाज़ पे बेस करती है, जिसको हम इंट्यूटिव नॉलेज कहते हैं, या नॉलेज दैट वी गेट थ्रू इंट्यूशन। अच्छा, और मोर ओवर ये जो फ़िलासफ़ी है ये इंस्टीट्यूशंस पे बिलीव नहीं करती, मतलब स्कूल्स या एजुकेशन की जो एजेंसीज़ हैं उन पे बिलीव नहीं करती, ये रीज़न पे बिलीव नहीं करती, ये एक्सपीरियंस पे बिलीव नहीं करती। ये फ़िलासफ़ी जस्ट ये कहती है कि स्टूडेंट के लिए कोई करिकुलम नहीं होना चाहिए, कोई एजुकेशनल एजेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई क्लासरूम नहीं होना चाहिए, कोई असेसमेंट ना हो, एग्जामिनेशन ना हो, इवन दैट कोई करिकुलम भी ना हो। और ये स्टूडेंट सेंटर्ड फिलॉसफी है। ये कहती है कि स्टूडेंट्स को फ्रीडम एंड फ्री विल दी जाए, और वो अपने दिल की आवाज़ सुन के फ़ैसला कर सकें कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या करना है या क्या बनना है, या अपनी लाइफ को किस तरह से मूव ऑन करना है। होपफुली आपको ये फ़िलासफ़ीज़ जो हैं समझ में आ गई होंगी। हाँ, सबसे पहले मैं आपका थैंक करूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, मेरी वीडियो को पूरा सुना, और होपफुली आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।